दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस अध्याय में आप जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, विद्युत मोटर क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और विद्युत जनित्र या जनरेटर और वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इन सब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों विद्युत के पिछले अध्याय में आपने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था और विद्युत धारा के अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो विद्युत धारावाही जो तार है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और आइए इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर जो दिक् सूचक सुई होती है ये विक्षेपित हो जाती है। यानी कि जब किसी धातु के धारावाही चालक में विद्युत प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सुई विक्षेपित होने का मतलब ये है कि तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। एक वैज्ञानिक हैं दोस्तों, हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड, 1777 से 1851। 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने वैद्युत चुंबकत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1820 में उन्होंने अकस्मात ये खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक् सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ और अपने प्रेक्षण और प्रयोगों के आधार पर आर्स्टेड ने ये प्रमाणित किया कि विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंधित घटनाएं हैं। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियां जैसे रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाश की आदि का सृजन किया और उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आर्स्टेड रखा गया है। दोस्तों गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव को जब हम समझते हैं तो हम चुंबकीय क्षेत्र में कौन कौन से प्रभाव या विद्युत चुंबकीय प्रभाव कौन से उत्पन्न होते हैं इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो शुरुआती टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। आप जानते हैं किसी क्षण चुंबक के निकट लाने पर जो दिक् सूचक सुई होती है जो कि नॉर्थ और साउथ का ज्ञान कराती है वो विक्षेपित हो जाती है। वास्तव में दिक् सूचक सुई एक छोटा क्षण चुंबक होता है। किसी दिक् सूचक सुई के दोनों सिरे पर लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं को संकेत करते हैं और उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को उत्तरोमुखी ध्रुव कहते हैं या उत्तरी ध्रुव, और दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और प्रत्येक चुंबक में ये दोनों सिराएं उपस्थित होती हैं। यहाँ पर देखिए, क्षण चुंबक के निकट लोहे का चूर्ण स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाता है। यानी आप इसमें देख सकते हैं कि जो ध्रुव हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों पर जो लोहे के कणों का सांद्रण है वो अधिक है। दोस्तों जब चुंबक को आप लोहे के बुरादे के पास लाते हैं, लौह चूर्ण पर एक बल अनुभव होता है और इसी बल के कारण लौह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह रेखाएं जिसके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का निरूपण करती हैं। और दोस्तों किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने के लिए कोई अन्य उपाय भी है जिसकी सहायता से हम चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक आपको दंड चुंबक या क्षण चुंबक लेना है। इसके बाद दिक् सूचक सुई की सहायता से आप रेखाएं जो हैं क्षण चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं निरूपित कर सकते हैं और उनकी आकृति कुछ इस प्रकार से होगी। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र को सदिश राशि कहा जाता है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक् सूचक सुई का उत्तरी ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है।
इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव में प्रकट होती हैं, दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये जो नॉर्थ पोल है वहाँ से निकलती हैं और साउथ की ओर ख़त्म होती, नॉर्थ से निकल के साउथ पे ख़त्म होती हैं। तो चुंबकीय रेखाओं पर तीर अंकित किए जाते हैं जिससे उनकी दिशा का ज्ञान हो सके, और चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर दिशा की ओर होती है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक वन बंद वक्र होती हैं। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो प्रबलता अधिक होती है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा प्रच्छेद बिंदु पर दिक् सुई को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करे, जो कि संभव नहीं है। आइए जानते हैं जो हमने पढ़ा है अभी कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में। दोस्तों, किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें किसी लंबे तांबे के तार को किसी दिक् सूचक सुई के ऊपर और उसकी सुई के समानांतर रखा गया है। जब तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक् सूचक सुई का विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। इस प्रयोग के द्वारा आप देख सकते हैं। दोस्तों, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होता है। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे निर्धारित होता है वो एक आकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करना संकेंद्रीय वृत्तों का पैटर्न है, और वृत्तों पर अंकित तीर क्षेत्र रेखाओं की दिशाओं को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से परिवर्ती प्रतिरोध यहाँ दिखाया गया है, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं उनकी गणना इस विद्युतवाही चालक तार के माध्यम से किया गया है। दोस्तों, यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित कर दिया जाए, यानी जो धारा उसमें प्रवाहित हो रही है उसकी मात्रा को कम कर दें या अधिक कर दें, तो दिक् सूचक सुई के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन आता है जब हम धारा के या किसी तार में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। इससे ये पता चलता है कि जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तो वही रहती है, किंतु दिक् सूचक सुई तांबे के तार से दूर चला जाता है, तब क्या प्रभाव पड़ता है ये भी अध्ययन का विषय है। दोस्तों, दिक् सूचक सुई को जब चालक तार से दूर हम ले जाते हैं, किसी बिंदु जैसे Q पर रख देते हैं, तो ये पता चलता है कि दिक् सूचक सुई का विक्षेप जो है वो घट जाता है, और इस प्रकार किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। ये देखा जा सकता है कि जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं, उनके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज बड़ा हो जाता है। आइए देखते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है चुंबकीय या चुंबकों के अध्ययन में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। दोस्तों, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए एक सुगम उपाय है, और आप अपने दाहिने हाथ की विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। और देखिए, ये जैसे दिखाया गया है, इसको दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। ये जब कोई विद्युत धारा चालक है, इसको जब आप पकड़ेंगे अंगूठा नीचे की ओर और अंगुलियां जब इधर जा रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इस प्रकार से बनेगी।
दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो दाहिने हाथ का नियम है, ये चुंबकीय क्षेत्र में धारा धारा वाले बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने वाला जो है महत्वपूर्ण कारक है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार बनता है? हमने अभी तक सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की पैटर्न रेखाओं को देखा है। मान लीजिए इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार लूप बना दिया जाए और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तब उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है और इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास या लूप के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर बड़ा होता जाता है। जैसे ही हम वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचते हैं, इन बृहद वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे परिवर्तित होने लगते हैं और विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। और दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को लागू करके हम इस बात को आसानी से जांच सकते हैं कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है और लूप के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। यहाँ पर देखिए विद्युत धारावाही पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय रेखाएं किस प्रकार से दर्शाई गई हैं। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए हुए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमतः निर्भर करता है। यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। इसका कारण है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, इसलिए व्यष्टिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होता है। आइए जानते हैं परिनालिका, एक ऐसी नली जिसमें आर पार, जैसे कोई परिनालिका ये होती है जिसमें आर पार आप देख सकें। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति को अनेक फेरे वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ये परिनालिका होती है और किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न होता है, इसकी तुलना जब आप क्षण चुंबक के चुंबकीय रेखाओं के पैटर्न से करेंगे तो क्या अंतर आता है। वास्तव में जो परिनालिका होती है उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं की तरह होती हैं और ये निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। इसलिए परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है और इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। दोस्तों, परिनालिका के अध्ययन के बाद आइए जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर किस प्रकार बल लगता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आइए देखते हैं। दोस्तों, हमने ये जाना है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे गए देखा जाए तो चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने ये विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को आइए एक क्रियाकलाप द्वारा देखें। तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारावाही क्षण ए बी अपनी लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक बल का अनुभव करती है और सरलता के लिए चुंबक की टेक नहीं दर्शाई गई है। तो दोस्तों, ये जो क्रियाकलाप है इसमें क्षण के विस्थापन से हमें ये संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्यूमिनियम की विद्युत धारावाही क्षण पर एक बल आरोपित होता है और ये भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित जो विद्युत धारा है उसकी दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। और अब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कीजिए। एक बार पुनः ये दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही क्षण पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करता है
और प्रयोगों के द्वारा ये भी देखा गया है कि क्षण में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। देखिए, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था और ये पाया था कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों की लंबवत है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अंगूठा जो है बल की दिशा, उसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी आपकी और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। दोस्तों, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन और विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिसमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। आगे कुछ अन्य उदाहरण हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, औषध में चुंबकत्व का क्या उपयोग है, आइए जानते हैं। औषधियों में चुंबकत्व। विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के सीधी रेखा में या उनके अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेग को उस पेशी तक ले जाती हैं जिसका हमें उपयोग करना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र अत्यंत दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1 अरबवें भाग के बराबर होते हैं। मानव शरीर में ये 2 मुख्य भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, वे हृदय और मस्तिष्क हैं। यानी हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। दोस्तों, चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। आप MRI का नाम सुने होंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको कहते हैं। इसके उपयोग द्वारा आप चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है और चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व के कई सारे उपयोग हैं। आइए जानते हैं दोस्तों विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिससे विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग बहुत जगह जैसे विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिश्रक, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटरों, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर किस प्रकार से कार्य करता है, यानी इसका सिद्धांत किस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए सरल विद्युत मोटर आपको दिखाया गया है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। बीच में यहाँ पर एक देखिए शाफ्ट बना हुआ है और ये धुरी जो है ये जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये चलने लगती है। देखिए विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के 2 ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसकी भुजाएं A, B और C, D चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हों। तो जब इस तरह से संयोजित करते हैं तो बैटरी से चलकर चालक ब्रश X में से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है और चालक ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। कुंडली में विद्युत धारा AB में A से B की ओर और CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए A, B और CD में विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं और ये पाते हैं कि भुजा AB पर आरोपित बल इसे अधोमुखी धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल इसे ऊपरमुखी धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली और धुरी वामावर्त घूर्णन करते हैं। आधे घूर्णन में Q का संपर्क ब्रश X से होता है और P का संपर्क ब्रश Y से होता है। इसलिए कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर DCBA पथ के अनुसार चलती रहती है। दोस्तों, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय जो होते हैं ये दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं।
विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं ए बी और सी डी पर आरोपित बलों पर दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती हैं, यानी रिवर्स हो जाती हैं। और इस प्रकार कुंडली की भुजा ए बी जो पहले नीचे की ओर धकेली गई थी, अब ऊपर की ओर धकेली जाती है। और कुंडली की सी डी की भुजा जो पहले ऊपर धकेली गई थी, अब नीचे की ओर धकेली जाती है। तो इससे क्या होता है कि जब आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता है, उसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। दोस्तों, विद्युत मोटर का उपयोग व्यावसायिक मोटरों में अस्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। कुंडली नर्म क्रोड लोहे पर लपेटी जाती है और वह नर्म क्रोड लोह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है और कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाता है। इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अब आइए जानते हैं महत्वपूर्ण चुंबकीय गुण चुंबकीय प्रेरण के बारे में जानते हैं। जब कोई विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो वह चालक एक बल का अनुभव करता है और इस बल के कारण वह चालक गति करने लगता है। दोस्तों, जब देखिए 1831 में माइकल फैराडे ने एक प्रयोग किया और फैराडे की इस खोज ने किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, इसको एक नई दिशा प्रदान की। इस प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, यहाँ पर चुंबक को कुंडली के अंदर ले जाने पर कुंडली के परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे गैल्वेनोमीटर की सुई के विक्षेप द्वारा इंगित किया जाता है। जैसे कोई चुंबक है, जब इसको कुंडली के अंदर ले जाते हैं तो कुंडली के परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। दोस्तों, आप ये जांच कर सकते हैं कि यदि आप चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के बी सिरे की ओर गति कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण पहली स्थिति में जिसमें उत्तरी ध्रुव का उपयोग किया गया था उसके विपरीत होगा, और जब कुंडली और चुंबक दोनों स्थिर होते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता। इस क्रियाकलाप से ये स्पष्ट है कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है, जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। गैल्वेनोमीटर क्या है? दोस्तों, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पैमाने पर रहता है और यह अपने शून्य चिन्ह पर या तो बाईं ओर अथवा दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है, और यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। माइकल फैराडे दोस्तों 1791 से 1867। तो माइकल फैराडे एक प्रायोगिक भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। अपने जीवन के आरंभिक काल में उन्होंने जिल्दसाजी की दुकान पर कार्य किया। फैराडे जिल्दसाजी के लिए दुकान पर आने वाली पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। इससे उनकी विज्ञान में रुचि पैदा हो गई। उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सर हैम्फ्रे डेवी के सार्वजनिक व्याख्यान सुनने का अवसर मिला और उन्होंने सावधानीपूर्वक डेवी के व्याख्यानों के नोट तैयार किए और उन्हें सर डेवी के पास भेज दिया। शीघ्र ही उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट में डेवी की प्रयोगशाला में सहायक बना दिया गया। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम सम्मिलित हैं। उनके विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने इस प्रकार के सम्मानों को ठुकरा दिया। फैराडे को किसी भी सम्मान की तुलना में अपने वैज्ञानिक कार्यों से अधिक प्यार था। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से कुंडली 1 और कुंडली 2 में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली 2 में विद्युत धारा प्रेरित होती है। बैटरी से जब आप कुंडली 1 को जोड़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसा करने पर कुंडली 2 में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन इसकी धारा पहले से विपरीत है। तो जब इन प्रयोगों से निष्कर्ष ये निकलता है कि जब कभी कुंडली 1 में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में परिवर्तन होता है तो कुंडली 2 में एक विभवांतर प्रेरित होता है, और कुंडली 1 को प्राथमिक कुंडली, कुंडली 2 को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। और जैसे ही प्रथम कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, इससे जुड़ी हुई चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार द्वितीयक कुंडली के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिवर्तित होती हैं, और द्वितीयक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने का कारण है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है।
व्यवहार में हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को या तो चुंबकीय क्षेत्र से गति कराकर या उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, अधिकांश परिस्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक होता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है, और इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक सरल नियम का उपयोग कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत रहें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करती है, और इस सरल नियम को फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कहते हैं। विद्युत मोटर और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद आइए जानते हैं विद्युत जनित्र क्या होता है। दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित जिन प्रयोगों का हमने ऊपर अध्ययन किया उनके प्रेरित धारा का परिणाम बहुत कम होता है, और इस सिद्धांत का उपयोग घरों और उद्योगों के लिए अधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घोड़ी गति प्रदान करने में किया जाता है, और जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न करती होती है। यहाँ पर देखिए किस तरह से विद्युत जनित्र का संरचना दिखाया गया है और कैसे इनके बीच जो है एक क्षण चुंबक को या एक शिफ्ट को घुमाया जाता है। धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से जब घुमाया जाता है तो दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह दर्शाते हैं। तो इसके प्रयोग को छोड़ के जब आप इसकी सिद्धांत को देखते हैं तो अर्ध घूर्णन के पश्चात क्या स्थिति होती है, आधा भाग में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होती है और देखिए प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब दूसरे आधे भाग में घूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तित होती है, और ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। और विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र या एसी जनित्र अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। दोस्तों, दिष्ट धारा या डीसी जो होती है डायरेक्ट करंट, जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय प्रकार के दिक् परिवर्तक का उपयोग होता है। इस व्यवस्था के साथ एक ब्रश सदैव उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है, जबकि दूसरा ब्रश सदैव नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहता है। हम विभक्त वलय दिक् परिवर्तक की कार्यप्रणाली विद्युत मोटर के अध्ययन में देख चुके हैं। किस प्रकार से एक जो है एक जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बीच अंतर क्या है, यानी डीसी और एसी के बीच क्या अंतर है। तो एक देखिए, दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट एक दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है। आजकल जितने विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं उनमें से अधिकांश में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, और इस प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। डीसी की तुलना में एसी का महत्वपूर्ण लाभ ये है कि ये विद्युत शक्ति को दूर स्थित स्थानों पर बिना किसी ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। आइए देखते हैं दोस्तों डोमेस्टिक जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, घरेलू विद्युत परिपथ, उसके बारे में। हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्यतः तारों, जिसको कि मेंस कहा जाता है, उससे प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबल के सहारे हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस प्रकार लाल विद्युत रोधी आवरण होता है उसको विद्युन्मय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार पर एक काला आवरण होता है जिसको ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं और इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों से संयोजित किया जाता है। ये तार के पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। प्रायः घरों में 2 पृथक परिपथ होते हैं, एक 15 एम्पीयर विद्युत धारा के अनुमतांक के लिए जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्रों जैसे गीजर,
वायु शीतलित एयर कंडीशनर आदि के लिए किया जाता है। दूसरा विद्युत परिपथ 5 एम्पीयर विद्युत धारा के लिए होता है, जिससे बल्ब, पंखे आदि चलाए जाते हैं। दोस्तों, भू संपर्क तार जिसको अर्थ कहा जाता है, इस पर प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है और इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों की सुरक्षा के उपाय के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए, सामान्य घरेलू परिपथ में एक परिपथ का व्यवस्था आरेख। यहाँ पे लाल जो है ये धनात्मक तार होता है, ब्लैक जो है ये ऋणात्मक है और ये भू संपर्क तार यानी अर्थ होता है। दोस्तों, जो है भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे ये निश्चित हो जाता है कि जो हमारा उपकरण है उसके धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस उपकरण का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है और इस साधित्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित रखता है। घरेलू विद्युत परिपथ में किसी एक परिपथ का व्यवस्था आरेख दिखाया गया है और प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में जो विद्युन्मय और उदासीन तार के बीच विद्युत साधित्रों को संयोजित किया जाता है और प्रत्येक उपकरण का अपना पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है ताकि इच्छानुसार उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सके। सभी साधित्रों को समान बोल्टता मिल जाए, इसलिए उनको परस्पर पार्श्व क्रम में या समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों, विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। विद्युत फ्यूज आप जानते हैं कि ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है और ये जो अतिभार हो जाता है विद्युत धारा का, उससे विद्युत उपकरणों को होने वाली क्षति से ये बचाता है। जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तार सीधे संपर्क में आते हैं तो अत्यधिक भार हो सकता है। ये होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा साधित्र में कोई दोष होता है। ऐसी स्थिति में कोई सर्किट में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, जिसको कि शॉर्ट सर्किट या लघु पतन कहा जाता है। विद्युत फ्यूज का उपयोग करके विद्युत परिपथ और विद्युत साधित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त किया जा सकता है और संभावित क्षति से बचा जा सकता है। फ्यूजों में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है और इससे विद्युत परिपथ टूट जाता है और जो हमारे दुर्घटना वाले चीज़ें या विद्युत साधित्रों के नुकसान वाली चीज़ें हैं वो बच जाती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, अध्याय 13 एनसीईआरटी 10वीं कक्षा के विज्ञान का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, आइए देखते हैं। दिक्सूची एक छोटा चुंबक होता है। इसका एक सिरा जो उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर संकेत करने वाले को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिससे उस चुंबक के बल का निर्देशन किया जाता है और किसी चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह पथ है जिसके अनुदिश कोई परिकल्पित स्वतंत्र उत्तर ध्रुव गमन करने की प्रवृत्ति रखता है और चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर रखे उत्तर ध्रुव की गति की दिशा द्वारा दर्शाई जाती है। जहाँ चुंबकीय बल क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं। दोस्तों, किसी विद्युत धारावाही तार के धातु के तार पर एक चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं जिनकी दिशा दक्षिणी हाथ के अंगूठे के नियम की तरह होती है। विद्युत चुंबक में नर्म लौह क्रोड होता है जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है और कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऐसी परिघटना है जिसमें किसी कुंडली में जो किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किसी चुंबक और उसके पास स्थित किसी कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के कारण हो सकता है। यदि कुंडली किसी विद्युत धारावाही चालक के निकट रखी है तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र या तो चालक से प्रवाहित होकर विद्युत धारा में अंतर के कारण हो सकता है अथवा चालक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के कारण हो सकता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम द्वारा प्राप्त की जाती है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। दोस्तों, हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज
होती है। और विद्युत परिपथों में शॉर्ट सर्किट अथवा लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है। और फ्यूज जो है कम गलनांक का जो है तार होता है। जब अतिभारण होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये गल जाता है और विद्युत परिपथ टूट जाता है, जिससे हमारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी का अध्याय 13 विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।